है गाइस, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एमसीक्यूज में मैक्सिमम स्कोर कैसे करें। तो देखो, मेरा स्कोर था लॉ के अंदर मेरे 25 आए थे 30 में से, और डीटी में आए थे मेरे 18 में से 18 पूरे, और आईडीटी में आए थे मेरे 8 आए थे 12 में से। तो देखो, और मैं ये भी बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चंस करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें, और बेसिकली एमसीक्यूज आते कहाँ से। तो देखो सुनो, सबसे पहले बात करते हैं लॉ की। लॉ में केस स्टडी की बात करेंगे। सबसे पहले केस स्टडी में जो मैंने पहले बताया, एक ट्रिक बता रहे कि पहले वीडियो में वही बताऊंगा। देखो, जैसे तुम्हारी जो आंसर शीट होगी ना, उसके लास्ट पेज पे लिख लेना रफ, और जो तुम्हारा केस स्टडी आएगी ना, उसको लाइन बाय लाइन रीड करना। जैसे एक लाइन रीड करी, जो वो बोले वो केस स्टडी में एक तरीके से पीछे डायग्राम बनाते जाना, पीछे एक तरीके से चार्ट वार्ट बना लेना। जैसे वो कुछ तुम लाइन पढ़ो, जो वो बोले वो लिखे जाना, ऐसे पूरी लाइन तक करना। पूरा तुम्हारा पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, पूरा तुम्हारे को दोनों की स्टडी आराम से हो जाएगी, दोनों में पूरा डायग्राम बना लेना। उसके बाद तुम एमसीक्यूज पढ़ोगे ना, तुम्हारे को इतने इजी एमसीक्यूज लगेंगे, सारे तुम्हें आ जाएंगे। और गारंटीड है, मतलब मेरे एमसीक्यूज में लॉ के अंदर तो मेरे केस स्टडी के तो फुल ही आए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। उसके बाद तुम एक बार ट्राई करना कभी ऐसा करने की, जब तुम आरटीपीज वगैरह अपने अटैम्प्ट की करो ना, तो वहाँ पे तुम देखना ये कर कर, इससे क्या है तुम्हारे को बहुत फ़ायदा होगा। और दोनों के स्टडी में करना, दोनों सही जाएगी, एमसीक्यूज़ की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, और बाकी के एमसीक्यूज़, अब लॉ के बारे में बात कर रहे हैं अभी पहले। तो ये केस स्टडी की बात हो गई, ऐसे कर लेना, जो बोले वो डायग्राम बनाना, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन बाकी के एमसीक्यूज़ की। बेसिकली एमसीक्यूज़ आते कहाँ से हैं? देखो, एमसीक्यूज़ आते हैं बुक की लाइनों में से। चैप्टर्स पढ़ोगे तुम, अदर लॉज की भी, दोनों के इंक्लूडेड, जो लाइनें तुम पढ़ोगे ना, उनके लाइनों के बीच में से। मतलब रीडिंग आईसीएम मॉड्यूल की कंपलसरी है अगर तुम्हारे को एमसीक्यूज़ में स्कोर करना है। तो छोटे छोटे प्रोविजंस होते हैं चैप्टर्स के बीच में, वो तुम्हारे को वैसी एमसीक्यूज़ आएंगे। जैसे मैंने चैप्टर 2 की एक पढ़ाते हुए वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने एक पॉइंट बताया था, यहाँ पे बहुत ही चैप्टर के बीच छोटा सा पॉइंट था, वहाँ से मैंने आरटीपी में एमसीक्यू देखा था। अगर तुम चैप्टर 2 की वीडियो देखोगे ना, और तुम्हारे को चैप्टर 2 आता होगा लॉ का, फिर तुम देखोगे यार ये एमसीक्यू तो पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि बहुत ही छोटा सा प्रोविजन बीच में था। तो लॉ का यही है, एमसीक्यू जो आएंगे ना, वो तुम्हारे चैप्टर्स के बीच में आएंगे कॉन्सेप्ट बेसिस पे, और तुम्हारे लाइनें छपी हुई सीधा पूछ लेगा, ये सब नॉर्मल जो कॉन्सेप्चुअली रहेगा। और जो बुक रीड करके क्या होगा, उसको वो आ जाएगा। और बाकी इतने कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। हमारे अटेम्प्ट में मेरे को तो ईजी लगे थे, क्योंकि आ ही रहे थे सारे। और रीडिंग में करके गया था बुक की रीडिंग है ना, मैं बताऊँ, 2 तो कर ही लेना। 2 से ज़्यादा करो तो और भी बढ़िया बात है, लेकिन मिनिमम 2 रीडिंग तो कर ही लेना, बहुत सही रहेगा। अब बात करते हैं डायरेक्ट टेक्स्ट के बारे में। देखो, डायरेक्ट टेक्स्ट में मेरे 18 में से 18 आया। केस स्टडी देखो, केस स्टडी में क्या है, या तो तुम्हारे को वो पूछेगा एक थोड़ा नॉर्मल केस देके, और नॉर्मल ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कराएगा। तो वो तुम जो मैंने 4 तरीका बताया ना लॉ में, वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लो उसने टोटल इनकम का क्वेश्चन डाल दिया, जो कि ज़्यादा चांस है टोटल इनकम का डालता है वो। तो देखो उसमें क्या करना, पूरा कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तुम्हें। पूरा जो बताया, बस लास्ट पेज में वही रफ लिख कर इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा। फिर ये जैसे ही वो बताता जा रहा है, बिल्कुल रफ में, जैसे तुम मॉड्यूल में करते होंगे, जैसे अभी तुम सॉल्व कर रहे होंगे ना क्वेश्चन, गारंटीड है तुम रफ में करते होंगे, तो रफ में वैसे लिख लेना। डिडक्शंस को बोले ना, डिडक्शंस लास्ट में डिडक्शन करके लिख लेना, क्योंकि हम वहाँ प्रेजेंटेशन थोड़ी ना देनी है, वहाँ तो अपन को बस समझ आना चाहिए। तो जैसे अपन रफ वर्क में सॉल्व करते हैं ना अभी, वैसे वहाँ पे टोटल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व करना। ये तो हो गया तुम्हारा केस स्टडी वाला डीटी के अंदर। अब तुम बाकी के जो क्वेश्चन होंगे ना, वो देखो कैसे करने। नॉर्मल एक क्वेश्चन चलो मैं बताता हूँ हमारे पेपर का, मुझे एक याद है। पीजीबीपी के अंदर एक बुक प्रॉफिट वाला टॉपिक था, जिसमें था 90% और 1.5 लाख विच एवरेज मैक्सिमम, और बाकी बचे हुए 60% करते थे रेमुनरेशन निकालने के लिए मैक्सिमम। तो उसका एक प्रोविज़न है, उसका हमारा एक क्वेश्चन आया था, जिसमें नॉर्मल अमाउंट देते था बुक प्रॉफिट वगैरह, और वैसे कैलकुलेशन करके बताना था। तो उससे आइडिया लगा था मुझे कि मतलब जो अपने एमसीक्यूज आएंगे ना डायरेक्ट टेक्स्ट में केस स्टडी के बाद में, वो आएंगे तुम्हारे हर चैप्टर के नॉर्मल छोटे छोटे टॉपिक से। मतलब हर टॉपिक से बेसिकली तुमने अगर लॉ में सारे टॉपिक्स कॉन्सेप्चुअली आते होंगे ना, तुम्हारे को डीटी के क्वेश्चन आ जाएंगे। आरटीपी में हमारे मैंने देखे थे ना, तो थोड़े घुमादार क्वेश्चन थे बहुत सारे, वैसे तो मैंने सारे कर लिए थे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत घुमादार थे, वो तो मेरे को बिल्कुल ही समझ नहीं आए थे। तो इतने हार्ड क्वेश्चन तो शायद ही आए, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। मेरे को तो वैसे हमारे अटेम्प्ट के इजी लगे थे, क्योंकि मेन तो क्या है, कॉन्सेप्चुअली वो क्वेश्चन आएंगे सारे, कॉन्सेप्ट आता होगा ना तो तुम कर जाओगे। आईडीटी के बारे में बात करें, आईडीटी में केस स्टडी का जो मैंने इसमें बताया वैसा ही है, केस स्टडी नॉर्मली आ जाएगी, उसमें वही चार्ट बना लेना, आईडीटी की केस स्टडी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आईडीटी के एमसीक्यूज, देखो बुक रीड तो कर नहीं सकते तुम, बहुत ज़्यादा बड़ी मॉड्यूल है और इतना रेलिवेंस भी नहीं है, इससे अच्छा तुम समरी कर लोगे, वो भी सफिशिएंट है, समरी में तुम्हारे को पूरा हो जाएगा।
आईडीटी में भी वही है, जो बेसिकली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे क्या मतलब नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं हर चैप्टर में, उनमें से क्वेश्चन आ जाता है, इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी क्वेश्चंस तो यही आते हैं दोनों में, लॉ और टैक्स में, दोनों सब्जेक्ट में तुम्हें ऐसे ही करने सारे क्वेश्चंस। आईडीटी और डीटी का मतलब थोड़ा सेम तरीका है सॉल्व करने का क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चंस आते कहाँ से। देखो लॉ के क्वेश्चंस मतलब आते क्या, कहाँ से करोगे तुम लोग। देखो लॉ के क्वेश्चंस आरटीपी प्रैक्टिस कर लेना पहले, तो जो तुम्हारे अटैम्प्ट की आएगी, हो सके तो पिछले अटैम्प्ट की कर लेना। केस स्टडी बहुत ज़्यादा दे रखे हैं उसके अंदर, लिटरली मैंने तो 5 तक करी थी, मुश्किल से 5 तक करके छोड़ देना मैक्सिमम है, फालतू टाइम वेस्ट मत करना उसके पीछे, क्योंकि क्वेश्चन उधर तो अलग ही आएगा। तो 5 क्वेश्चन तक सफिशेंट है, डीटी और आईडीटी दोनों में 5-5 क्वेश्चन, और लॉ के अंदर भी 5 क्वेश्चन, बस इससे ज़्यादा मत करना। केस स्टडी की बात कर रहा हूँ। और एमसीक्यूज तो तुम्हारे अटेम्प्ट के पूरे सॉल्व कर लेना, तुम्हारे को उससे भी आइडिया लग जाएगी कि कहाँ से आ रहे क्वेश्चन। तो देखो पिछले आरटीपी सॉल्व कर लेना लॉ की, और डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी में भी यही है, आरटीपी सॉल्व करना, आरटीपी तो मस्ट है। उसके बाद ट्राई करना कि जहाँ जहाँ से तुम्हें क्वेश्चंस मिले ना एमसीक्यूज के, तुम आराम से, जैसे मैं बताऊँ ना, अपन क्या है पूरे टाइम पढ़ते हैं, तो बीच में बहुत जगह होता है कि यार बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं हो रहा होता, और मन हट जाता है फिर पढ़ने का, और दिन भी वेस्ट हो जाता है, तो फिर बिल्कुल ही नहीं होता पढ़ने का मन, या फिर तुम्हारा थोड़ा रात को वीक समय आ जाता है जब थोड़ा मन कम हो जाता है, तो तुम उस समय क्या करा करो, यूट्यूब वगैरह पे सर्च मार लिया करो एमसीक्यूज, या फिर तुम्हारे पास कोई पीडीएफ वगैरह मिले ना तुम्हें एमसीक्यूज के लिए, खूब सारे मिल जाएंगे, तुम टेलीग्राम पे सर्च मारोगे तो एमसीक्यूज आराम से उस समय बैठकर एमसीक्यूज सॉल्व करने लग जाओ। क्या एमसीक्यूज में मतलब मैं भी जब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता था, सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव टाइम जो होता था ना पढ़ने का, उस समय भी मैं एमसीक्यू सॉल्व कर लेता था, ताकि वो भी यूटिलाइज हो जाता था और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाती थी। तो एमसीक्यूज जितने ज़्यादा हो सके ना उतने ज़्यादा करना। डीटी आईडीटी में सब में यही है, पिछले अटैम्प्ट की आरटीपी कर लेना, वो सफिशेंट है, और बाकी हमारे अटैम्प्ट की May 23 की आरटीपी भी कर लेना, सफिशेंट प्रैक्टिस हो जाएगी। और बाकी नॉर्मल जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे को मिलते रहे एमसीक्यूज के, वो करते रहना, एमसीक्यूज के लिए इतना सफिशेंट है। बाकी तो एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहेंगे, अगर तुम्हारे 30 में से 25 भी तुम ला रहे हो ना, तो तुम्हारे को लिटरली 35 नंबर और लाने होंगे एग्जामिशन के लिए, 35 लाते ही एग्जामिशन आराम से आ जाएगी। तो बस यही था आज की वीडियो में।